हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में आगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या देखेंगे आज देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हमने दो फिलामेंट्स के बारे में पढ़ा था, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन हम देखेंगे कि जो एक्टिन जो प्रोटीन होता है या जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो दो एफ एक्टिन से, मतलब ईच एक्टिन इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन विच आर हेलिकली अरेंज्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एफ एक्टिन जो है वो हेलिकली अरेंज्ड है और इसी के पैरेलल अदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन भी रन करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ईच एक्टिन या ईच थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकली अरेंज्ड एफ एक्टिन और इसी के पैरेलल एक दूसरा फिलामेंट रन करता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। तो ये था आपका पूरा एक्टिन का स्ट्रक्चर। तो एक्टिन का स्ट्रक्चर हमने क्या देखा कि ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकली अरेंज्ड एफ एक्टिन और इसी के पैरेलल और इसी के क्लोज ट्रोपोमायोसिन के 2 फाइबर्स रन करते हैं और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं ट्रोपोनिन। अब बात करते हैं मायोसिन की। जो मायोसिन होता है इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, हेड, आर्म और टेल। क्या क्या होता है? हेड, आर्म और टेल। इसका जो हेड होता है ये क्या होता है? ग्लोबुलर हेड होता है। क्या होता है? ग्लोबुलर हेड होता है। और हेड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो हेड होता है मायोसिन का वो क्या होता है? एटीपी बाइंडिंग साइट भी होता है। क्या होता है? एटीपी बाइंडिंग साइट भी होता है। ठीक, तो हेड इज एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट की जरूरत ये क्यों पड़ी? आप जानते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक्टिव प्रोसेस है और हर एक्टिव प्रोसेस में, ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमको इस एटीपी से मिलती है। ठीक, तो ये क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट मायोसिन के हेड पे होता है, ग्लोबुलर हेड पे, और इसके आर्म और टेल जो होते हैं ये क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट, आर्म एंड टेल। तो ये तो हमने देखा स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ये क्या क्या थे? एक्टिन और मायोसिन। तो हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ब्रीफ में इसको देखेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। किसका रोल होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। अगर बेसिकली हम बात करें, जैसे मान लिया कि यहाँ पे आपका क्या है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहां से एक पैथवे है, ये है आपका क्या? रिसेप्टर। ध्यान से देखिएगा, रिसेप्टर। ये क्या है आपका? रिसेप्टर। हमने किसी भी, जैसे मान लीजिए कि ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हमने इसको अपने हाथ से ये टच किया, जब हमारे हाथ में जो फिंगर्स में जो सरफेस पे टच रिसेप्टर्स हैं या जो ये टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर्स हैं वो उसको सेंस किए और सेंस करने के बाद इस सिग्नल को ब्रेन तक भेजे और ये जो ट्रैक्ट होता है इसको बोलते हैं सेंसरी पैथवे। क्या इसको बोलते हैं? सेंसरी पैथवे। मतलब कि रिसेप्टर सेंस करने के बाद जो सिग्नल को ब्रेन तक भेजा उस, ठीक है, वो जिस पैथवे के थ्रू जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी पैथवे। अब ब्रेन जो है उसके रिस्पांस में जो सिग्नल मसल्स के पास भेजता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोटर पैथवे। ये क्या है? मोटर पैथवे। ये क्या है? आपकी मसल है और मोटर पैथवे। अब यहाँ ब्रेन से सिग्नल आया, ब्रेन से सिग्नल आने के बाद क्या होता है? ब्रेन जो है सिग्नल देता है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, यू हैव टू विथड्रॉ योर हैंड,
और हम अपने हाथ को खींच लेते हैं बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइसेप्स। ठीक, जैसे हमने बाइसेप्स को जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये हुआ, ये एक्शन है बाइसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो उसी तरह हर मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अलग अलग एक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था बाइसेप्स का, और भी ढेर सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो ये क्या था, यहाँ पे मसल को सिग्नल गया और मसल क्या की, कॉन्ट्रैक्ट की। तो आपने देखा क्या है, यहाँ पे एक तरह का ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम कर रहा है। ठीक, तो ये था आपका सेंसरी पैथवे। ठीक है, जो सिग्नल को सेंस करके ब्रेन तक ले गया और ब्रेन का रिस्पांस जो मसल तक आया वो मोटर पैथवे के थ्रू है। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे वो यहाँ से इनिशिएट होता है। वो यहाँ से क्या होता है, इनिशिएट होता है, यहाँ से इनिशिएट होता है। आइए अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमेशा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनिशिएट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सीएनएस। क्या है, सीएनएस से क्या आया, मोटर सिग्नल। सीएनएस से फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखेंगे, ब्रीफ में इसको ध्यान से समझिएगा। सीएनएस से क्या आया, मोटर सिग्नल। अब ये मोटर सिग्नल जो है इसके रिस्पांस में आपका क्या होता है, मोटर सिग्नल के रिस्पांस में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। अब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, इस एसिटाइल कोलिन के रिलीज होने से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल एट सार्कोलेमा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। सार्कोलेमा क्या है, हमने पढ़ा था, मसल फाइबर्स जो होते हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सार्कोलेमा थी, और उसके अंदर जो फ्लूइड था उसको सार्कोप्लाज्म, और उसमें ढेर सारे फिलामेंट्स थे जिनको हम माइक्रोफिलामेंट्स बोल रहे थे। तो ये था सार्कोलेमा। सार्कोलेमा पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल जहां भी टर्म है तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वहां कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। ठीक, मतलब ये एक्साइटेशन के लिए होता है। ठीक, तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज। सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम था वहां से क्या रिलीज होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा। अब ये कैल्शियम आयन यहां से रिलीज हुआ तो क्या करेगा ये कैल्शियम आयन, अब ये कैल्शियम आयन जो क्या करता है, एक्टिन को एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, एक्टिन को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन प्रोटीन जो भी कर सकते हैं। अब ये एक्टिन जो है एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पे अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्या हो गया, ये फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ये फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज के बाद अब क्या होता है, ये एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो मायोसिन के ऊपर अब क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ऑन मायोसिन। क्या हो गया, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ऑन मायोसिन। और ये स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ऑन मायोसिन के रिजल्ट में क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां तक एक बार फिर देखिए, सीएनएस से जो मोटर सिग्नल आया उसके रिस्पांस पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ। इसके रिस्पांस में सार्कोलेमा में एक्शन ये पोटेंशियल जनरेट हुआ। फिर क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका एक कैल्शियम रिलीज हुआ जो एक्टिन फिलामेंट को एक्टिवेट करता है। इसके बाद क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, और क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद एक्टिन फिलामेंट जो है मायोसिन के ऊपर स्लाइड किया, और यहाँ पे क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब क्या होता है कि जो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुआ था वो दोबारा क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर कर जाता है, और उसके रिस्पांस में क्या होता है, मसल रिलैक्सेशन। क्या होता है, मसल रिलैक्सेशन। तो यहां पे आप देखेंगे कैल्शियम रीइंटर्स
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब कैल्शियम री एंटर कर गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो अब क्या होगा, मसल रिलैक्स। क्या हो गया, मसल रिलैक्स। तो ये आपने देखा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे, तो एक बार फिर से देखेंगे, सीएनएस मोटर सिग्नल, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, एक्शन, ये पोटेंशियल, फिर आपका ये कैल्शियम रिलीज, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट एक्टिवेट हुआ, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, स्लाइडिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, री एंटर्स ये कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मसल रिलैक्स। ये था आपका पूरा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहां से आप देखेंगे कि हर स्टेप से आपके ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर स्टेप। तो बेसिकली आपसे अगर ये पूछा जाए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो किस थ्योरी पे काम करता है, तो आप क्या बोलेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन स्लाइडिंग थ्योरी। किस पे बेस्ड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन स्लाइडिंग थ्योरी। और स्लाइडिंग थ्योरी एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, ना कि मायोसिन एक्टिन के ऊपर फिलामेंट कर, ठीक है, स्लाइड करता है। तो क्या है, एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग जो साइट होता है वो कहां होता है, हेड ऑफ मायोसिन पे होता है। ये कहां होता है, हेड ऑफ मायोसिन पे होता है। ठीक, हेड ऑफ मायोसिन पे होता है। जो कैल्शियम का रिलीज होता है वो कहां से होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और इसके रिस्पांस में क्या होता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है और मसल कांटेक्ट करता है। तो ये सब हर स्टेप से यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम देखेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। अब हम देखेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। ठीक, स्केलेटल मसल के बारे में देखेंगे। मसल्स बेसिकली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, क्या क्या, मसल्स और क्या होते हैं, कार्टिलेज। क्या होते हैं, मसल और कार्टिलेज। ठीक, मसल्स की अगर बात करें, ठीक है, मसल्स की अगर हम बात करें तो मसल्स में अगर देखा जाए तो सॉरी तो स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें तो क्या क्या देखेंगे, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। बोन की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं ये 206, बहुत बेसिक चीजें आपको पता होगा, और कुछ कार्टिलेज भी बॉडी में होती हैं। अब जो बोन्स होती हैं इनको बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा होता है क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन नाम से ही पता चल रहा, बॉडी के मिड लाइन में जो भी बोन्स होती हैं उनको एक्सियल स्केलेटन में हम काउंट करते हैं, और जो पेरिफेरी में होती हैं उनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। अगर हम इस तरह से कुछ बॉडी ड्रॉ करें, तो आप ये मान के चलिए कि ये बीच का जो सेंटर लाइन है ये है आपका एक्सियल स्केलेटन। ये क्या है आपका, ये है आपका एक्सियल स्केलेटन। ठीक, और ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके जो लिम्स हैं, ये दोनों लिम्स जो हैं, ठीक, अपर लिम और लोअर लिम, ये पूरा मिलके आपका क्या बनाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो पेरिफेरी में है, दोनों हाथ दोनों पैर। ठीक, तो ये था आपका एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 80 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 80 होते हैं। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें बाकी बचे 126 बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन आप देखते हैं, स्कल इसमें क्या क्या आता है एक्सियल स्केलेटन में, अगर देखें
तो स्कल है, ठीक। फिर क्या होगा, इसमें रिब्स आती हैं, इसके बाद इसमें वर्टिब्रल कॉलम आता है, और क्या आता है, स्टर्नम। तो आप देखें स्कल जो होती है इसमें टोटल जो 22 बोन्स होती हैं, स्कल जो होती है इसमें टोटल ये 22 बोन्स होती हैं। स्कल को दो पार्ट में बांटा गया, क्या क्या, स्कल को दो पार्ट में ये बांटा गया। तो अगर बेसिकली हम ये देखें कि जो टॉप ऑफ स्कल होता है, ठीक है, जो टॉप ऑफ स्कल होता है, जो स्कल कैप बनाता है, उसमें बेसिकली 8 बोन्स होते हैं, 8 बोन्स, ठीक, स्कल कैप जो बनाता है। और फेस जो होता है, फेस में टोटल 14 बोन्स होती हैं। क्या होती हैं, टोटल 14 बोन्स होती हैं फेस में। इसमें एक हाइड भी और ऐड हो जाएगा, हाइड बोन, यू शेप्ड बोन होता है ये, यू शेप्ड बोन, ठीक है। इसको बहुत ये तरीके से याद करिए, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसको। बोन्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक्सियल अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन, अपेंडिकुलर में 126 बोन। इसमें क्या है, स्कल ऊपर से शुरू करिए, स्कल के बाद हाइड के बाद स्टर्नम, आगे रिब्स, फिर पीछे आपकी वर्टिब्री हो गई, ठीक, पीछे वर्टिब्री। अब अगर इसमें देखें तो स्कल में ये 22 बोन्स हो गए 8, और ये 14 फेस में जो है, ठीक है, सामने के बोन्स। उसके नीचे आता है हाइड, यू शेप्ड बोन हो गया, ठीक है, सिंगल बोन है। स्टर्नम सिंगल बोन है, जो यहाँ आप ये मिड लाइन में देखते हो, वेंट्रल एस्पेक्ट में होता है, ठीक है। जो रिब्स होता है उसका एंटीरियर एस्पेक्ट स्टर्नम से आके ज्वाइन होता है। जो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं उसमें 10 पेयर ऑफ रिब्स तो स्टर्नम से आके जुड़ती हैं, लेकिन जो नीचे के 2 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से ज्वाइन नहीं होती हैं, और उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो स्टर्नम भी आपका एक हो गया। वर्टिब्रल कॉलम हम जो देखते हैं उसमें टोटल 26 वर्टिब्री होती हैं। कितनी होती हैं, 26 वर्टिब्री होती हैं, 26, ठीक। और रिब्स की अगर बात करें तो ये कितने होते हैं, 12 पेयर। कितने होते हैं, 12 पेयर। ये आपके ये टोटल थे एक्सियल स्केलेटन। अब अगर हम देखें रिब्स की अगर बात करें तो रिब्स का जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है वो स्टर्नम से आके ज्वाइन होता है, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो होता है वो जाके वर्टिब्रल कॉलम से, या डॉर्सल एस्पेक्ट जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन होता है, और ये मिलके क्या बनाता है, पूरा एक रिब केज बनाता है। और इस रिब केज में आपके जो वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, ये सारी चीजें क्या है, इसमें प्रोटेक्टेड है, ठीक। तो एक कैविटी बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, रिब केज या थोरेसिक कैविटी भी इसको बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थोरेसिक जो कैविटी होती है उसके फॉर्मेशन में कौन कौन से बोन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे। अगर ऑप्शन दिया जाए कि जो थोरेसिक केज होता है, अगर ये क्वेश्चन है कि थोरेसिक केज कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन आपको देगा, सबसे पहला ऑप्शन देगा रिब्स, बी ऑप्शन देगा वर्टिब्रल कॉलम, सी ऑप्शन देगा स्टर्नम, और डी ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज। हमेशा क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि रिब केज जो होता है, अगर देखा जाए पीछे अगर ये वर्टिब्री है, ठीक, पीछे अगर ये वर्टिब्री है और ऊपर अगर आपका कुछ इस तरह का स्टर्नम है, ठीक, तो आप देखते हैं कि रिब केज कुछ इस तरह से होता है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, ये अंदर एक केज है, ये क्या है, पीछे ये डॉर्सल जो सरफेस है, यहाँ वर्टिब्री हो गया, एंटीरियर या वेंट्रल जो सरफेस है वहां पे क्या हो गया, स्टर्नम, और ये आपके हो गए रिब्स, ठीक है। तो तीनों स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए थोरेसिक केज कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये तो हो गया रिब्स के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो 26 होती हैं। वो क्या होती हैं, 26 होती हैं। अगर वर्टिब्रल कॉलम की अगर बात करें, वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो जो 26 बोन्स होती हैं उसको याद रखिएगा ऐसे, CTLSC, इसको ऐसे याद रखिएगा 7 12 511। क्या याद रखेंगे, 7 12 511। 7 क्या हो गया, सर्वाइकल, ठीक है। थोरेसिक 12, ये नाम से ही पता चला थोरेसिक केज बना रहा है, थोरेसिक केज, तो 12 पेयर रिब्स, 12 वर्टिब्री, हर वर्टिब्री से एक पेयर रिब आके ज्वाइन हुई।
तो ये सर्वाइकल में क्या हो गया 7, थोरैसिक में हो गया 12, लंबर में क्या हो गया 5, फिर सैक्रम में 1 और एक आपका कॉकिक्स। तो क्या हो गया 7, 12, 511 वर्टिब्रल कॉलम में 26 टोटल बोन्स हो गए। अब इसमें ये याद रखिएगा कि जो सर्वाइकल में 7 होती हैं उसमें जो फर्स्ट होती है उसको बोलते हैं एटलस, फर्स्ट को क्या बोलते हैं एटलस, और जो सेकंड वर्टिब्री होती है उसको क्या बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं एटलस एंड एक्सिस। ये दो बोन के नाम आपको याद होने चाहिए, एटलस एंड एक्सिस। और एटलस और एक्सिस के बीच जो ज्वाइंट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि एटलस और एक्सिस के बीच जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। क्या होता है पाइवोट ज्वाइंट। एक तरह का क्या है साइनोवियल ज्वाइंट है ये, साइनोवियल ज्वाइंट। तो ये तो हमने देखा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। स्कल में आप देखेंगे कि स्कल में जो भी बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जो भी बोन्स होती हैं वो फाइब्रस सूचर के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ज्वाइंट होता है वो फाइब्रस ज्वाइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। फिर एक होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। जो वर्टिब्रल कॉलम में आप डिफरेंट वर्टिब्री देख रहे हैं उसमें जो ज्वाइंट्स है उसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, बोन जो होते हैं वो कार्टिलेज के हेल्प से जुड़े होते हैं और उसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं, अभी आगे ज्वाइंट में देखेंगे, उसको बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट, जहां साइनोवियल फ्लूइड होता है, पूरा सॉकेट होता है वहां पे, ठीक है, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, फ्री मूवमेंट होता है बोन्स का, ठीक। तो ये हमने देखा एक्सियल स्केलेटन में स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और हाइड। आई थिंक इसमें कोई अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में याद रखिएगा कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें बेसिकली लिम्स आते हैं। क्या आते हैं लिम्स आते हैं। तो कैसे 126 होगा ये ध्यान दीजिए अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहली बात कि टोटल नंबर ऑफ 2 अपर लिम्ब हो गई, 2 अपर लिम्ब और क्या हो गया 2 लोअर लिम्ब। ईच लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स। हर लिम्ब में 30 हड्डियां होती हैं, 30 बोन्स। अब कैसे होती हैं देखेंगे, अगर 30 हड्डियां होती हैं तो यहाँ पे 30 इंटू 2 60 ये हो गया, और 30 इंटू 2 60 ये हो गया, तो 120 पूरा हुआ। अब क्या बचा 6 हड्डियां बची। वो 6 हड्डियां कहाँ है वो देखेंगे। अब वो 6 हड्डियां आप देखेंगे कि जो पेक्टोरल गर्डिल होता है, तो मेनली आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें एक्सियल में क्या क्या था, स्कल हो गया, रिब्स हो गई, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, हाइड, ये सारी चीजें। वैसे यहाँ पे अपेंडिकुलर में आप देखेंगे अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, दूसरा क्या है लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब और गर्डिल्स। गर्डिल्स, गर्डिल 2 होती हैं, एक होती है पेक्टोरल गर्डिल यहाँ जो शोल्डर ज्वाइंट पे होता है, और एक होता है ये पेल्विक गर्डिल जो नीचे होता है आपका, ठीक है, ये थाई रीजन में। तो ये हो गया गर्डिल्स। तो अपर लिम्ब में हमने देखा 60 बोन्स हो गए 30-30, लोअर लिम्ब में वैसे ही 60 बोन्स हो गए 30-30, तो 120। अब गर्डिल्स की बात करेंगे। अगर पेक्टोरल गर्डिल की बात करें तो हर गर्डिल में 2 बोन्स होते हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला, क्लेविकल एंड स्कैपुला। तो लोअर लिम्ब हो गया। अब हम बात करेंगे पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल में 2 बोन्स हैं, क्या क्या क्लेविकल और स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला। तो क्लेविकल और स्कैपुला आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक साइड में एक क्लेविकल और दूसरे साइड में दूसरा, तो टोटल नंबर ऑफ क्लेविकल कितना हो गया 2। तो 2 क्लेविकल हो गया, और स्कैपुला भी क्या होता है 2, ठीक है, एक साइड में एक और दूसरे साइड में दूसरा स्कैपुला, तो 2 स्कैपुला। तो कितना हो गया 120 और 4 24। अब फिर आता है आपका पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल में हम देखेंगे जो पेल्विक बोन होती है वो मेनली 2 पार्ट में बनी होती है। जो पेल्विक बोन होती है वो 2 पार्ट से मिलके बनी होती है। तो 2 पेल्विक बोन। अब हर
बोन जो होती है वो 3 बोन के फ्यूजन से बनती है बेसिकली, ठीक है। वो किसके किसके फ्यूजन से बनती है, तो उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें आपके होते हैं इलियम, स्ट्रियम और प्यूबिस। तो क्या क्या होता है, इलियम, स्ट्रियम और प्यूबिस, इलियम, स्ट्रियम और प्यूबिस, ये 3 चीजें। यहां पे आप देखेंगे एक्सियल स्केलेटन में एक चीज छूट गया है, ये क्या है, ईयर ऑसिकल्स। स्कल की जब आप बात करेंगे तो ईयर ऑसिकल्स भी आते हैं। ईयर ऑसिकल्स में 3 बोन्स होती हैं, क्या क्या, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। क्या क्या होते हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ईयर ऑसिकल्स में क्या होती हैं, 3 बोन्स, 3 इंटू 2 क्या हो गए 6। क्या क्या है, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। तो ये तो था आपका एक्सियल स्केलेटन और ये हुआ आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल मिला के 2 से 6 बोन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपेंडिकुलर में अपर लिम्ब में 60, लोअर लिम्ब में 60, फिर पेक्टोरल गर्डिल में आपका 2 2 4, ठीक है। और 2 बोन्स आपकी पेल्विक गर्डिल जो होती है 2 बोन के फ्यूजन से बनती है, और हर बोन फिर 3 बोन के फ्यूजन से बनी होती है, इलियम, स्ट्रियम और प्यूबिस। तो ये आपने देखा स्केलेटल सिस्टम। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट्स की। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट्स की, ठीक है। अब ज्वाइंट्स की अगर बात करें तो ज्वाइंट क्या है, ज्वाइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा फिक्स पॉइंट है ज्वाइंट, जिसके जिसके अलोंग या अराउंड आप कह सकते हैं कि क्या होता है, बोन्स जो होती हैं विथ रिस्पेक्ट टू ज्वाइंट मूव करती हैं। अब ज्वाइंट के रिस्पेक्ट में जिस तरीके का बोन्स का मूवमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम ज्वाइंट को डिवाइड करते हैं। अगर ज्वाइंट की हम बात करें, ज्वाइंट की अगर हम बात करें, ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो क्या है, एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है जहां पे क्या होती हैं 2 या 2 से ज्यादा बोन्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक। where 2 or more than 2 bones move with respect to each other। मतलब ज्वाइंट एक पॉइंट है, बाकी डेफिनेशन आप देखिएगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है हम उसकी बात करेंगे। ज्वाइंट जो होता है बेसिकली फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा क्या होता है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और साइनोवियल ज्वाइंट। जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है, फाइब्रस ज्वाइंट में याद रखिएगा, फाइब्रस ज्वाइंट हमेशा, इस ज्वाइंट में क्या होता है, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। ये कहां मिलता है, ये तो इसका फीचर था, और मिलता कहां है ये, स्कल बोन्स। स्कल बोन आप देखेंगे, स्कल बोन्स जो होती हैं उस बोन्स के बीच में जो सूचर होता है, दैट सूचर इज नोन एज फाइब्रस ज्वाइंट। वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता है, और एक सूचर लाइन से क्या होते हैं, बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता, और स्कल में ऐसे ज्वाइंट्स मिलते हैं। ऐसे ज्वाइंट्स की जरूरत स्कल में इसलिए ये पड़ी क्योंकि ब्रेन इज वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, ब्रेन, आईबॉल, ये सारी चीजें क्या है, बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, और वहां पे इस बोन के मूव होने से उनके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप कह सकते हैं। इसलिए ये जो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं वो स्कल बोन्स में मिलते हैं। फिर अगला है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट होता है, और यहाँ पे जो बोन्स, जो ज्वाइंट होता है, वो बोन्स जो होते हैं ये कार्टिलेज के हेल्प से आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, ये कार्टिलेज के हेल्प से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इसका एग्जांपल है वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम। क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे जो वर्टिब्री होती हैं उनके बीच में जो ज्वाइंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। फिर अगला होता है ये साइनोवियल ज्वाइंट। यहाँ पे क्या होता है, साइनोवियल कैविटी होती है। क्या होती है, साइनोवियल एक कैविटी होती है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल
फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड बहुत ही जरूरी फ्लूइड होता है बोन्स के मूवमेंट के लिए। जब ये फ्लूइड उस ज्वाइंट कैप्सूल या ज्वाइंट कैविटी से जब फ्लूइड ये कम हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, ज्वाइंट्स के बीच में फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का लुब्रिकेटिंग मटेरियल है। अगर ये खत्म हो जाए तो ज्वाइंट आपस में रब करेंगी, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है ऑन द मूवमेंट। तो ये क्या है, एक साइनोवियल ये कैविटी होती है और यहाँ पे होता है साइनोवियल फ्लूइड। इसमें फ्री मूवमेंट होता है। क्या होता है, फ्री मूवमेंट। और इसमें जो साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, इसमें फिर हम देखेंगे अलग अलग तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट में। अगर इसकी बात करें साइनोवियल ज्वाइंट की, साइनोवियल ज्वाइंट यहाँ अलग से देखते हैं थोड़ा सा। साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है, अगर हम देखें इसमें तो क्या क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, नाम से ही ये पता चल रहा है कि कोई एक सॉकेट है, उस सॉकेट में अगर बॉल को ले जाया जाए तो ये बॉल इस सॉकेट में कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। आपको देख के लगता है ऐसा कि जो ह्यूमरस है वो पेक्टोरल गर्डिल में एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वाला मूवमेंट करता है। मतलब अगर ह्यूमरस का हेड एक बॉल की तरह हो और यहाँ पे जो कैविटी है पेक्टोरल गर्डिल में अगर वो सॉकेट हो तो ये क्या है, ह्यूमरस इसमें ऐसे मूव कर रहा है। दैट्स नोन एज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सबसे ज्यादा फ्रीली मूवमेंट आप जो देखेंगे वो कहाँ होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में, जो आपको कहाँ मिलता है, ये पेक्टोरल गर्डिल में और पेल्विक गर्डिल में। ठीक, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये कहाँ कहाँ मिलेगा, पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल। मतलब आप कह सकते हैं ये शोल्डर ज्वाइंट और नीचे जो होता है थाई का ज्वाइंट। ठीक, ये है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अगला होता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, हिंज नाम से ही पता है, हिंज का मतलब होता है कब्जा। आप देखे होंगे कि दरवाजा जो होता है, आज के डेट के दरवाजे की बात नहीं करेंगे जो पुश पुल दोनों तरफ से खुलते हैं। एक टिपिकल जो दरवाजा होता है उसका जो खुलने का डायरेक्शन होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, दूसरे डायरेक्शन में आप उसको नहीं खोल सकते हैं। उसी तरह कुछ बॉडी में ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जो सिर्फ एक साइड में मूव करेंगे। लाइक ये आप देखेंगे यहां पे आप एल्बो ज्वाइंट की अगर बात करें तो ये एल्बो ज्वाइंट आप देख रहे हैं कि फ्लेक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो इससे ज्यादा अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, दैट विल लीड टू फ्रैक्चर। मतलब ये हिंज ज्वाइंट है। जैसे ये दरवाजा सिर्फ इस डायरेक्शन में खुल सकता है, अगर इधर खोलेंगे तो टूट जाएगा। लाइक दिस, ये ज्वाइंट भी जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, तो हिंज ज्वाइंट जो होता है कहां पे होता है, एल्बो ज्वाइंट, और कहां होता है, नी। पैर में भी ठीक उसी तरह, जो पैर का ज्वाइंट होता है वहां भी ठीक इसी तरह। ठीक, नी ज्वाइंट। फिर अगला होता है पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट जो कहां मिलता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच आपका ये पाइवोट ज्वाइंट होता है। फिर अगला आपका होता है स्लाइडिंग। ये आपका बेसिकली आप देखेंगे जो कार्पल बोन्स होते हैं, जो कार्पल बोन्स होते हैं, इन कार्पल बोन्स के बीच में होता है ये। ठीक है, यहां पे मिलता है, सॉरी, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक, तो इस तरह से आप देखें कि ये था आपका ज्वाइंट। ठीक है, और भी जो भी एग्जांपल्स हैं इसके लिए आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे। ये आपका एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, जो भी चीजें मिस हो रही हैं उसके लिए आप एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ें, ताकि जो भी चीजें मिस हुई हैं वहां से वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे कोशिश यही कर रहे हैं ताकि कोई चीज आपकी छूटे ना, हर चीजों को ये कवर किया जाए। हाँ, एक चीज हमने छोड़ दिया, उसको एक बार देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने बताया अपर और लोअर लिम्ब दोनों में 30-30 बोन्स होते हैं। अगर अपर लिम्ब की बात करें और यहाँ पे लोअर लिम्ब की बात करें, बहुत आसान है याद रखना, थोड़ा कॉन्सेप्ट से आप करते हैं। अपर लिम्ब, हम ऊपर से चलना शुरू किए, ये क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो अपर लिम्ब में क्या है, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। ह्यूमरस हो गया, रेडियस, अल्ना, 3 चीजें हो गई। अब यहां पे आते हैं कार्पल बोन्स पे। कार्पल जो होता है, कार्पल वो कितने होते हैं, 8 होते हैं कार्पल बोन्स। वो
वो 8 बोन्स का नाम आपको नहीं याद रखना, बस नंबर याद रखना। ये यहाँ पे आप देखते हैं जो रिस्ट जॉइंट होता है, यहाँ पे छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं कार्पल बोन्स। ये कार्पल बोन जब खत्म हुआ तो ये आप जो देख रहे हैं ये नकल के नीचे और कार्पल के बीच में ये मेटाकार्पल्स होते हैं। तो 5 मेटाकार्पल्स, 1 2 3 4 5, ये मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल ये होते हैं 5। फिर आते हैं फाइलेंजेस। फाइलेंजेस का मतलब अब हम स्पेसिफिकली फिंगर की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं हर ये फिंगर में ये 3 छोटी छोटी बोन्स आपको दिख रही हैं, एक्सेप्ट थंब जहां पे 2 बोन्स दिख रही हैं। तो 3 3 3 3 और यहाँ 2, तो जो टोटल नंबर ऑफ फाइलेंजेस हो गई 14। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 20 और ये टोटल कितना हो गया 30। तो आप देख लिए अपर लिम्ब में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स है वो इस तरह से याद करना बिल्कुल आसान, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस। उसी तरह अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में आपको सारी चीजें एज इट इज याद रखनी है। लोअर लिम्ब में एक बोन एक्स्ट्रा आती है, नी ज्वाइंट पे जो कैप देखते हैं वहां एक बोन्स होता है जिसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं पटेला। तो यहाँ पे पहले ध्यान देंगे फीमर कितना है 1, फिर टीबिया 1, फिबुला 1, फीमर एक हो गया, फिर टीबिया फिबुला। अब देखेंगे फीमर और टीबिया फिबुला के बीच में जो नी ज्वाइंट है वहां पे एक बोन है जिसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं पटेला। ये कितनी है 1। ठीक, हम एक लिम्ब की बात कर रहे हैं ये भी। ठीक, अब नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पे एक कार्पल था वैसे वहां पे टार्सल होता है। क्या होता है टार्सल। तो कार्पल में 8 बोन था लेकिन यहाँ टार्सल में सिर्फ 7 बोन होगा। आपको हमने बताया ये कंपनसेट यहां से हो रहा है कि जो 30 बोन्स होना है हमको, तो जो कार्पल में यहाँ 8 था वो टार्सल में 7 और एक जो कम पड़ रहा है वो पटेला। ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर आता है मेटाटार्सल, बाकी ऐसे ही चलेगा। मेटाटार्सल 5 और फाइलेंजेस 14। इसको भी आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अपर लिम्ब में 30 बोन और एक लोअर लिम्ब में भी 30 बोन। तो इस तरह से आपकी क्या हो गई 60। ठीक, इंटू 2 कर देंगे तो 120। तो ये तो हो गया आपका अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। ये आपका लगभग स्केलेटल सिस्टम खत्म। अब इसमें कुछ बेसिक डिसऑर्डर्स हैं, अगर उसकी हम बात कर रहे हैं तो सबसे जो पहला डिसऑर्डर है उसको हम देखेंगे मास्थेनिया ग्रेविस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक, मास्थेनिया ग्रेविस। क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपको ये फैटिगेबिलिटी, वीकनेस, पेन, ये सारी चीजें मिलेंगी मास्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको सिम्टम में, क्या क्या मिलेगा फैटिगेबिलिटी, वीकनेस, पेन। ठीक है, फिर अगला आप देखेंगे टिटैनी में भी वही बोन पेन मिलेगा ड्यू टू लो कैल्शियम। जब कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में तो क्या होता है बोन पेन मिलेगा इसमें आपको, बोन पेन। वैसे आपको एक डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस जनरली ओल्ड एज का डिसऑर्डर है। इसमें जो बोन मास होता है वो डिक्रीज करने लगता है। क्या होता है बोन मास जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। ओल्ड एज डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। बोन मास इसमें क्या होता है बोन मास डिक्रीजेस। बोन मास जो है जब डिक्रीज करने लगेगा, बोन मास डिक्रीज करने का मतलब क्या है मिनरल डेंसिटी और सारी चीजें जब कम होंगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए ओल्ड एज में फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक चीज और याद रखिएगा कि जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल होती हैं, जो मेनोपॉजल फीमेल होती है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। तो ओल्ड एज में भी मिलेगा और पोस्ट मेनोपॉजल में भी मिलेगा क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, एस्ट्रोजन वगैरह क्या होते हैं वहां कम होने लगते हैं। ठीक, इसके बाद अब बात करेंगे इसमें और मास्थेनिया ग्रेविस, टिटैनी, ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थराइटिस।
नाम से ही पता चला, जहां पे आइटिस आ गया मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन, मतलब क्या है, आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। इसके बाद देखेंगे गाउट। गाउट क्या होता है, गाउट मतलब इसमें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ज्वाइंट पे क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। और यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होने की वजह से क्या होती है, वो बोन धीरे धीरे इन्फ्लेम्ड होने लगती है, वहां पे आपको पेन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको ये कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये खत्म हुआ, ठीक। तो क्या क्या देखा, मास्थेनिया ग्रेविस देखे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये कहाँ का होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, ठीक। इसमें आपको फैटिगेबिलिटी, वीकनेस, पेन, ये सारी चीजें मिलेंगी। ये टिटैनी में क्या होता है, जो सीरम कैल्शियम होता है डिक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से, ठीक है, आपको बोन पेन मिलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज का डिसऑर्डर है, पोस्ट मेनोपॉजल में भी मिलेगा, बोन मास डिक्रीज करेगा, फ्रैक्चर के चांसेस ये बढ़ जाते हैं। आर्थराइटिस नाम से पता है इन्फ्लेमेशन है ज्वाइंट, ठीक है। आर्थ्रोमा का मतलब होता है ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन हो गया तो आर्थराइटिस। अभी आर्थराइटिस आगे पढ़ेंगे आप, डिफरेंट टाइप के होते हैं आर्थराइटिस भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गाउट। गाउट भी एक तरह का ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो क्या है, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स लीड्स टू ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने नर्वस सिस्टम को ये स्केलेटल जो सिस्टम था उसको ये कंपाइल किया, और होप सो इसके जो भी क्वेश्चंस हैं आप ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा याद रखिए कि थ्योरी से ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो थ्योरी बार बार पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होते, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फालतू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आए हुए 10-12 साल के जो क्वेश्चन हैं उनको आप बार बार लगा जाइए। उससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं, जो थ्योरी में आप मिस कर दिए, वो सारी चीजें वहां से, ठीक है, वो पूरी हो जाती है। जब भी आप कभी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी ये क्वेश्चन है तो उसके चारों ऑप्शन के थ्रू जाइए, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो है होता है ये 4 क्वेश्चन आपके छुपे होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो हर ऑप्शन को देखिए, क्योंकि हर ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, तो वहां से क्या होगा आपका ये कम, ठीक है, आप कम एफर्ट में कुछ ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप थ्योरी के लिए एनसीईआरटी को एक बार फिर से रिव्यू करिए और ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है इसके आए हुए वो लगाइए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।